learners, welcome back once again to NTA UGC Net Paper to Education channel. अगर आप नए हैं एंड सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहे. हम पढ़ रहे हैं पेपर टू एजुकेशन सब्जेक्ट. जो भी बच्चे NTA UGC नेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं पेपर 2 के लिए, उनके लिए ये पर्टिकुलर चैनल मैंने बनाई है सो दैट इट कुड बी अ ग्रेट हेल्प टू ऑल दो स्टूडेंट्स. आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 2 का सी डिवीजन, जो कि डील करता है ये 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ. आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल फाइनेंस एट माइक्रो एंड मैक्रो लेवल एंड कॉन्सेप्ट ऑफ बजटिंग. So without further ado, let's just start with today's session. See, आप अपने सिलेबस देखोगे तो इन दैट यू विल कम टू नो यूनिट सेकेंड का जो सी डिवीजन है उसमें है कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन टाइटल. उसमें टॉपिक फर्स्ट है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस वर्सेस कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस, जो कि हमने पढ़ लिया है. फिर दूसरा टॉपिक है इकोनॉमिक रिटर्न्स टू हायर एजुकेशन, ये भी हमने पढ़ लिया. सिग्नलिंग थियरी वर्सेस ह्यूमन कैपिटल थियरी, ये दोनों का मीनिंग भी पढ़ लिया और उन दोनों के बीच का डिफरेंस भी पढ़ लिया. फ्रेंड्स, अगर आपने ये टॉपिक नहीं पढ़े हैं तो मैं ये पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर ही ये जो टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं पिछले सेशन में उनका लिंक दे दूंगी, तो यू कैन गो थ्रू दैट एंड लर्न फ्रॉम दैट. आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक नंबर 4, 5 एंड 6, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल फाइनेंस एट माइक्रो एंड मैक्रो लेवल एंड कॉन्सेप्ट ऑफ बजटिंग. So without further ado, let's just start with today's session. एक के बाद एक सारे टॉपिक्स डिटेल में हम पढ़ लेते हैं आज. सबसे पहली चीज है कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल फाइनेंस यानी कि पैसे की बात कर रही है. एजुकेशन से रिलेटेड यानी कि एजुकेशनल फाइनेंस. नाउ सी, फाइनेंस इज अ ब्रॉड टर्म दैट डिस्क्राइब्स टू रिलेटेड एक्टिविटीज. वो एक बड़ी टर्म है. फाइनेंस, कोई भी फाइनेंस हो सकता है और वो डिस्क्राइब करता है दो इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज. द स्टडी ऑफ हाउ मनी इज मैनेज एंड द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ अक्वायरिंग नीडेड फंड्स, यानी कि ये कहना चाहते हैं कि दो एक्टिविटीज इंटरलिंक है. सबसे पहली एक्टिविटी ये कि कैसे आप मनी को मैनेज करोगे या कर रहे हो, और दूसरी चीज कि एक्चुअल प्रोसेस जो इसके पीछे जा रहा है मनी मैनेजमेंट के पीछे, फाइनेंस मैनेजमेंट के पीछे, वो तो किस तरीके से मैनेज कर रहे हो और किस तरीके से आपने जो गोल डिसाइड किया है वो अचीव हो पा रहा है. सो दैट दिस इज हाउ वी कैन से टू रिलेटेड एक्टिविटीज आर मोर फोकस अपॉन. Because individuals, businesses and government entities all need funding to operate, the field is often separated into 3 subcategories. ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो फील्ड है वो 3 सब कैटेगरीज में डिवाइडेड है. किस तरीके से? तो फर्स्ट है, यहाँ पे देखो मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मेंशन किया है पर्सनल फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड पब्लिक फाइनेंस. पर्सनल फाइनेंस यानी कि इंडिविजुअल लेवल पे, कॉर्पोरेट फाइनेंस यानी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, एंड पब्लिक फाइनेंस यानी कि सोसाइटल डेवलपमेंटल के लेवल पे. तो इस तरीके से फाइनेंस को मैनेज करने की बात की गई है एजुकेशनल अरीना में. हिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बोले तो द वर्ड फाइनेंस वाज ओरिजिनली अ फ्रेंच वर्ड. फाइनेंस बोलते तो है लेकिन एक्चुअल में ये वर्ड जो ओरिजिनली डिराइव्ड हुआ है वो एक फ्रेंच वर्ड है. In the 18th century, it was adapted by English-speaking communities to mean the management of money. पैसे कमा तो रहे हो, उसको मैनेज कैसे करना है, तो ये मैनेजमेंट ऑफ मनी जो है उसको 18th सेंचुरी में फ्रेंच पीपल या इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटी स्टार्टेड टू मेक यूज ऑफ इट. फाइनेंस इज नॉट मियरली अ वर्ड एल्स हैज इमर्ज्ड इनटू एन एकेडमिक डिसिप्लिन ऑफ ग्रेटर सिग्निफिकेंस. फाइनेंस इज नाउ ऑर्गेनाइज एज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स. इसीलिए आप देखो जो इकोनॉमिक्स के बच्चे हैं उनको पता होगा, या अगर आपने पढ़ा भी है पहले कॉमर्स में तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि इकोनॉमिक्स इज ऑल डीलिंग विद फाइनेंशियल टर्म्स. तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से हम इकोनॉमिक्स को भी ध्यान में लेके ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट की टर्म सीख सकते हैं. कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल फाइनेंस क्या है? देर आर मल्टीपल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. सोर्सेज किसे कहते हैं? जहाँ से हम पैसे कमा सकते हैं उसे सोर्सेज बोलते हैं. तो वैसे तो बहुत सारे सोर्सेज है,
तो देयर आर मल्टीपल सोर्सेज ऑफ फाइनेंसेस फॉर एजुकेशन इन इंडिया, और वो कमाए हुए पैसे या लाए हुए पैसे किस में यूज़ करने हैं? फॉर एजुकेशन। अगर आपको पढ़ाई करनी है, पैसे की ज़रूरत है, तो आप पैसे कहाँ से लाओगे? तो मल्टीपल एरियाज आपके पास है, ऑप्शंस है अगर आपको पढ़ना है तो। इंडिया इसलिए मैंने लिखा है बिकॉज वी आर रिसाइडिंग इन इंडिया एंड वी हैव टू लर्न द एजुकेशनल अरीना इन टर्म्स ऑफ इंडिया. The fund for higher education mainly come from 3 different sources. कहाँ से आएंगे पैसे? तो एक गवर्नमेंट थ्रू, एक फ़ी के इनकम जो बच्चों की फ़ी आती है उसमें से, एंड अदर सोर्सेज. देखो गवर्नमेंट कैसे देगी? तो लोन हो गई आपको, या कोई फाइनेंशियल हेल्प हो गई, सब्सिडी हो गया एंड ऑल. इनकम फ्रॉम इंस्टीट्यूशन, अगर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे या इंस्टीट्यूशनल लेवल पे या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लेवल पे आप देखोगे तो वो लोग वहाँ कहाँ से पैसे लेके आपको देंगे? सैलराइड पर्सन को, टीचर्स को पैसे कहाँ से मिलेंगे? तो जो भी सारे बच्चे फीस भरते हैं उसमें से तो पैसे आते हैं इंस्टीट्यूशन के पास, और उसी से तो फिर वो इनकम होती है उनके लिए. तो उस तरीके से भी एक सोर्स ऑफ फाइनेंस हो जाता है. एंड अदर सोर्सेज भी अवेलेबल है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, एजेंसीज हो गई. तो कहने का मतलब सोर्सेज ऑफ फाइनेंस इस तरीके से होते हैं. देखो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे दिया है एक डायग्राम या फ्लो चार्ट. सोर्सेस ऑफ फाइनेंस इन एजुकेशन, फाइनेंसिंग एजुकेशन किस तरीके से आपको अवेलेबल हो जाएगा. सोर्सेस ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन इन इंडिया, एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है डोमेस्टिक या इंटरनल. अब देखो एक्सटर्नल में क्या आएगा? एड यानी हेल्प हो गई, लोन लेके आप पैसे ले आते हो, कोई फ्रेंड्स फैमिली या अदर सोर्सेज भी है, एजेंसीज है जो कि आपको पैसे देगी. डोमेस्टिक या इंटरनली आपको कैसे पैसे मिल सकते हैं? तो प्राइवेटली हो गया, आपने खुद थोड़े पैसे जमा करके रखे हैं और वो पैसे यूज़ कर रहे हो. पब्लिक थ्रू भी आप शेयर्स हो गया, डिबेंचर्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, उस तरीके से भी आप पैसे रेज करते हो, ऑर्गेनाइजेशन करता है. पब्लिक में क्या आता है? तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, क्वासी गवर्नमेंट, क्वासी यानी पार्शियल गवर्नमेंट, आधा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, आधा पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन. तो वो लोगों को भी तो पैसे की ज़रूरत है एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए. तो उसमें कैसे बाइफर्केशन है? सेंट्रल लेवल पे होता है, स्टेट लेवल पे होता है, क्वासी गवर्नमेंट में डिस्ट्रिक्ट, म्यूनसिपालिटी, पंचायत एंड ऑल. सो दिस इज हाउ वी कैन से कि फाइनेंस के सोर्सेज या अरीनाज अलग अलग है जहाँ से आप कह सकते हो कि फाइनेंशियल एड आपको मिल जाएगी. फिर टॉपिक 5 हम पढ़ते हैं आज, एजुकेशनल फाइनेंस एट माइक्रो लेवल एंड मैक्रो लेवल. अब देखो इकोनॉमिक्स के बच्चे हो या अगर आपने पढ़ा है पहले 11th-12th स्टैंडर्ड में इकोनॉमिक्स, या अप टिल नाउ इवन इफ यू हैव गॉन थ्रू द इकोनॉमिक सब्जेक्ट यू विल हैव कम अक्रॉस दिस टू टर्म्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है फ्रेंड्स? तो एक आपको डिफरेंस बता देती हूँ. माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, या फिर आप कह सकते हो एट अ नैरो स्मॉलर लेवल. मैक्रो का मतलब है एट अ लार्जर लेवल. मैक्रो मतलब क्या है? मैक्रो मीन्स एट अ लार्जर लेवल. मैं ऊपर लिख रही हूँ, देखो यहाँ पे लार्जर और बिगर लेवल, और ये माइक्रो है वो है स्मॉलर लेवल पे. माइक्रो एक इंडिविजुअल डेवलपमेंट की बात करता है, मैक्रो एक नेशनल डेवलपमेंट की बात करता है. तो माइक्रो फाइनेंस या स्मॉल फाइनेंस वो क्या है? तो एक नैरो कॉन्सेप्ट है विच इंक्लूड्स द वेरियस सर्विसेज लाइक माइक्रो क्रेडिट, थोड़े पैसे ही उधार लेने हैं, माइक्रो सेविंग्स, थोड़े ही पैसे सेव किए हैं, माइक्रो इंश्योरेंस, थोड़े ही पैसों का इंश्योरेंस लिया है, एंड मैनी मोर स्कीम्स. पता चल गया? The purpose of microfinance is to help the small section of a society like small income level people or below poverty line people who are not able to serve their needs just because of unavailability of funds. पैसे नहीं है कोई लोअर मिडिल क्लास के पास या फिर कोई पुअर लोगों के पास या लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन जो है उन लोगों के पास, तो उनको एक छोटी सी फाइनेंशियल हेल्प हो जाएगी. तो माइक्रो फाइनेंस उसे कहते हैं. माइक्रो यानी स्मॉल एंड फाइनेंस यानी कि थोड़ी अमाउंट. तो स्मॉलर अमाउंट है अगर और उनको ज़रूरत है एजुकेशन के लिए तो वो प्रोवाइड की जा सकती है. Those who are not able to take a financial help by the conventional way of putting the security as a guarantee. कन्वेंशनल मतलब पुराना तरीका. उस तरीके से अगर आप कह सकते हो
कि वो लोग नहीं कर पा रहे हैं कोई एडजस्टमेंट। नाउ सी, a microfinance helps people to start their own business by proving finance with a low rate of interest and help to make them independent। यानी कि उनको अपने गोल की तरफ अगर आगे बढ़ाना है और पैसे की कमी है तो ऐसे भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि उनको प्रोवाइड करेंगे पैसे, और वही पैसे के हेल्प से विद सम अमाउंट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट वो लोन भी ले पाएंगे, पैसे भी अक्वायर कर पाएंगे और उनका गोल भी वो अचीव कर पाएंगे। सो दैट इज हाउ वी कैन से दैट माइक्रो फाइनेंस इज अवेलेबल, पीपल कैन स्टार्ट देयर ओन बिजनेस। ये तो इकोनॉमिक्स की टर्म हो गई, लेकिन एक जनरल लेवल पे बात करें तो अगर आपको एजुकेशन लेना है, परस्यू करना है और आपके पास पैसे नहीं है या दिक्कत आ रही है, तो जैसे कि हम लोन लेने जाते हैं बैंक में या कोई इंस्टीट्यूशन में जो कि हमें लोन प्रोवाइड करता है कोई गारंटी के तौर पे, और अगर गारंटी नहीं दे पा रहे हैं, कोई मॉर्गेज नहीं दे पा रहे हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक जो परसेंटेज है उस हिसाब से भी हम लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ वो लोन ले सकते हैं और आगे जाके वो पैसे भी वापस कर सकते हैं। एक तरीके से आप कह सकते हो कि वो हेल्पफुल हो जाता है इन ऑर्डर टू डील विद द प्रेजेंट कंडीशन। फिर देखते हैं माइक्रो फाइनेंस इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट। ये मैक्रो फाइनेंस इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट। मैक्रो फाइनेंस अभी ही मैंने बोला वो लार्जर लेवल पे बात करता है, लार्जर लेवल, बिगर स्केल, तो इसीलिए वो ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। तो अगर ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट है तो नैरो कॉन्सेप्ट कौन सा हो गया? यस, यू आर राइट, माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस लार्जर लेवल पे बात करता है, नेशनल लेवल पे बात करता है। तो इट इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट एंड वर्क्स ऑन अ लार्ज स्केल एंड इट्स एडवांटेजेस आर वाइड स्प्रेड। उसके एडवांटेजेस वाइड स्प्रेड इस तरीके से है कि सभी को उससे बेनिफिट हो जाता है। Microfinance is an initiative which deals with the large sections of the economy and covers all the financial need and how to provide it to the needed one। यानी कि माइक्रोफाइनेंस एक ऐसी टर्म है जिससे कि लार्जर स्केल पे सभी को हेल्प हो जानी है, सिर्फ एक इंडिविजुअल को नहीं। A microfinance includes the drafting policy, subsidy, multi-year expansion plans. The main aim of microfinance is to help an economy to grow and to generate employment, expand an economy. A government provides microfinance in any form to the business like tax benefit or a subsidy because it will benefit the economy in future. ये इकोनॉमिक्स की टर्म हो गई, तो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट यहाँ पे ज़्यादा दिए गए हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि वो पर्टिकुलर लार्जर लेवल का फाइनेंस जो कि दिया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, वही वो सारे इंडिविजुअल्स को जिसको पैसे की ज़रूरत है, और वो या तो आपको टैक्स नहीं भरना है उस तरीके से रिलीफ में आता है, या टैक्स बेनिफिट हो गया, या फिर सब्सिडी या डोनेशन नहीं पर सब्सिडी बोलूँगी, सब्सिडी दे दी। जैसे कि एग्रीकल्चर, कोई फार्मर है, एग्रीकल्चरल लैंड है पर पैसे नहीं है, उसको क्रॉप हार्वेस्ट करने हैं, उगाने हैं, तो गवर्नमेंट एग्रीकल्चर सब्सिडीज भी लेती है। तो उस तरीके से भी उसको वो पैसे की ज़रूरत जो है वो पर्टिकुलर जो ज़रूरत है वो गवर्नमेंट थ्रू पूरी हो जाती है। फिर हम पढ़ते हैं टॉपिक 6 यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ बजटिंग। बजट तो आपको पता ही है, बजट का मतलब क्या होता है जनरल लेवल पे, कि आपका एक्सपेंडिचर कितना हुआ है और उसके सामने आपने रेवेन्यू कितना कमाया है। तो ये दोनों का हिसाब आप लगाते हो, ये तो जनरल बेसिक लेवल पे मैं कह रही हूँ, कॉमन पार्लेंस में। तो ये दोनों का हिसाब लगाने का काम हम बजटिंग में करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ बजटिंग। Budgeting is the process of allocating finite resources to the prioritized needs of an organization. In most cases, for a governmental entity, the budget represents the legal authority to spend money. ऐसे तैसे कहीं पे भी पैसे नहीं हमें स्पेंड कर देने हैं, एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कोई ऑर्गेनाइजेशन की, कोई इंडिविजुअल की, कि जो भी आपके पास पैसे हैं वो इस तरीके से आप एलोकेट करो फाइनाइट रिसोर्सेज के ऊपर, या फिर आप, फाइनाइट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो लिमिटेड रिसोर्सेज जो आपके पास है उसके ऊपर प्रॉपरली खर्चा करो, ताकि क्या हो कि आपके जो नीड्स है वो प्रायोरिटाइज हो पाए या फिर आपके गोल वो अचीव हो पाए। ऐसे तैसे पैसे नहीं स्पेंड कर देने हैं।
The budget is a product of the planning process. The budget also provides an important tool to control and evaluation of sources and the use of resources. जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उसको प्रॉपर यूज़ कैसे करने हैं. एक एग्जांपल दूँ आपको. सपोज कोई एरिया में स्कूल खोलनी है. स्कूल खोलने के पीछे आपके पास सपोज खर्चा हो जाए, एक स्मॉलर टाउन है वहाँ पे आपको स्कूल खोलनी है, उसके पीछे का खर्चा लगभग लगभग आपको सब मिला के 10 लाख हो रहा है. आपके पास है 7 लाख. तो आप वो 7 लाख में कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल है, लैंड अवेलेबल है, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी अवेलेबल है, अच्छे से वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर आ पाएंगे बिल्डअप करने के लिए आप वो स्कूल, ये सारे जो रिसोर्सेज है, क्या लोग आ पाएंगे, बच्चे आ पाएंगे, एक्सेसिबल होगा वो कहीं और से आने वाले हैं आपके स्कूल में, कौन से स्टैंडर्ड्स आप लोगे. तो ये सारा काम आपको बजटिंग के ऊपर ध्यान रख के ही करना है. ये सब तो प्लानिंग है, लेकिन पैसे कितने हैं आपके पास. तो ये दैट इज नथिंग बट द बजट इज द प्रोडक्ट ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस. प्लान तो बड़ी बड़ी चीज़ें कर देते हो पर पैसे हैं, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट टूल हो जाता है कंट्रोलिंग और इवेल्यूएशन करने के लिए कि क्या है सोर्सेज आपके पास, कितने कौन कौन पैसे देगा. 7 लाख है तो बाकी के 3 लाख कौन देगा, कहाँ से आप लाओगे, गवर्नमेंट के थ्रू, रिलेटिव्स के थ्रू, फ्रेंड्स के थ्रू, खुद की सेविंग के थ्रू, एंड जितने रिसोर्सेज अवेलेबल है उसमें से कैसे आपका जो प्लानिंग प्रोसेस है वो आगे बढ़ पाएगा. तो बजट के ऊपर ये सब ध्यान देना पड़ता है. This implies that the school budgeting is a system of translating the needs, programs, and projects of the school into money and its effective utilization with the aim of achieving the desired objectives of the school within a stipulated time period or frame. I hope it has been clear to you कि budgeting किसे कहते हैं. So with this is a wrap for today's session. Thank you so much for listening to me. अब तक आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल दैट इज NTUGC नेट पेपर टू एजुकेशन, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहे जितने भी मैं सेशंस लेके आती हूँ आपके लिए. आपके एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में एक हेल्प हो जाएगी. डू शेयर दिस पर्टिकुलर वीडियोज और यू कैन से दिस लिंक ऑफ दिस वीडियो to your friends so that it could be a great help to students. Till the next time, keep learning, keep achieving.